हेलो माय फ्रेंड्स, एनए कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने या पिछली क्लास में हमने दर्पण के बारे में बात की थी। दर्पण के अर्थात मिरर के बारे में बात की थी और कई सारी हमने बात की थी और उसमें कुछ बातें हमारी छूट गई थी, उनको हम इस क्लास में पूरी करेंगे। दर्पण में हमने बताया था दर्पण क्या होता है, तो कई सारे क्वेश्चन हमारे हो गए थे दर्पण से रिलेटेड। अब हम फिर आज उनको रिपीट करते हैं और रिवाइज करते हैं। तो दर्पण में क्या होता है दर्पण क्या होता है? दर्पण एक गोली परावर्तक पृष्ठ होता है। कैसा होता है? गोली। और वो हमने गोली दर्पण की बात की थी। पहले दर्पण की बात करते हैं। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ होता है जिससे प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन किया जाता है, अर्थात ये प्रकाश के परावर्तन के गुणों को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं दर्पण होते कितने प्रकार के थे। तो दो प्रकार के होते थे। कौन कौन से? एक वन टाइप होता था, वो होता था समतल दर्पण, और दूसरा कौन सा होता था? वो होता था गोली दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता था? समतल दर्पण में जो वस्तु जितनी लंबाई की या जितनी बड़ी होती है उसका उतना ही बड़ा लगभग प्रतिबिंब बनता है, अर्थात दर्पण की वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता, तथा दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समान होती है। और मतलब इन दोनों का बीच का रेखीय आवर्धन क्या होता है? वो होता है 1। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के बीच का जो अनुपात होता है वो होता है 1। या वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, उनकी दोनों के बीच का भी अनुपात क्या होता है? 1 होता है। ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? समतल दर्पण। अब हम बात करते हैं गोली दर्पण। तो गोली दर्पण भी हमने बताए थे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता था? अवतल दर्पण वो होता था जिसका परावर्तक पृष्ठ, अर्थात जिसका परावर्तक पृष्ठ वो क्या हो? धंसा हो, तो वो होता था अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो, वो होता था उत्तल दर्पण। अब हमने बताया था इनसे रिलेटेड कुछ परिघटनाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, या एक दर्पण में किस कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं। दर्पण, जैसे मान लिया हमने एक दर्पण ले लिया, और ये कौन सा दर्पण लिया? अवतल दर्पण लिया। अवतल दर्पण लिया और इसका ये भाग यहां से यहां तक का भाग कैसा है? परावर्तक भाग है। और इसके एक तरफ परावर्तन की क्रिया होगी, दूसरे तरफ में क्या कर दिया गया है? पॉलिश कर दिया गया है। तो दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ ये है। तो एक पृष्ठ परावर्तक तल है और दूसरा पृष्ठ पॉलिशदार है, अर्थात इस तरफ पॉलिश कर दी गई है। तो सबसे पहले होता है दर्पण का द्वारक। दोस्तों द्वारक क्या होता है? द्वारक शब्द द्वार से बना है। द्वार का मतलब दरवाजा, घरों में होते नहीं है तो दरवाजा, जिनसे हम अंदर बाहर करते हैं। तो द्वारक उसी द्वार शब्द से मिलकर बना, अर्थात प्रकाश जिस भाग पर रिएक्शन करता है उस भाग को द्वारक करते हैं। अर्थात वह भाग जो परावर्तन की प्रक्रिया को दिखाए या जिस पर परावर्तन की प्रक्रिया पूर्ण हो वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे ये द्वारक है द्वारक। तो इसको हम इतने भाग का M1 और M2 के बीच का जो भाग है वो द्वारक होगा। तो वह भाग दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है।
इस चित्र में यम1 और यम2 दर्पण का क्या है, द्वारक है। दर्पण का क्या है, द्वारक है। दोस्तों जो ये यम1 और यम2 भाग है, इसका ये वाला भाग जो है, इतने पर ही हम प्रकाश के परावर्तन के गुण का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो यही जितने भाग से प्रकाश के परावर्तन के गुण का अध्ययन किया जाता है, या जितने भाग पर प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, वही भाग दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। अब बात करते हैं दूसरा भाग क्या होता है। तो दर्पण का एक इस द्वारक का एक मध्य बिंदु या केंद्र होता है, उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के द्वारक का केंद्र बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जैसे इसमें मान लिए ये दर्पण का केंद्र है, ये दर्पण के द्वारक का केंद्र है, इसको मान लिया बिंदु P, तो दर्पण का ध्रुव क्या हो जाएगा, बिंदु P। तो दर्पण का चित्र में बिंदु P दर्पण का क्या है, ध्रुव है। तो जिस बिंदु दर्पण के द्वारक का केंद्र बिंदु, जैसे ये दर्पण का द्वारक है, इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब हम बात करते हैं दर्पण की तीसरी बात। तो दोस्तों दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण की वक्रता केंद्र से मतलब है ये दर्पण जो है इसका वक्रता केंद्र क्या है। तो वक्रता केंद्र को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि गोलीय दर्पण, ये जो दर्पण है ये कैसा है, गोल है। तो ये गोलीय दर्पण जो है, ये जिस गोले का भाग होता है, एक गोले की तरीके ही है। तो जो ये गोले की तरीके ही किसी गोले की आकृति का है, अर्थात वो गोले का ही जो उस गोले की ही त्रिज्या इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, और उस गोले का ही केंद्र क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या उसके केंद्र को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। जैसे मान लिए ये गोलीय दर्पण है और इसका केंद्र ये, अर्थात यहां से अगर इस केंद्र से बनाया जाए तो ये गोलीय दर्पण ऐसे बन जाएगा गोले की तरीके। तो इस केंद्र अर्थात इस पॉइंट C को ही हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे, C फॉर सेंटर। तो चित्र में बिंदु C
गोलीय दर्पण का दर्पण का वक्रता केंद्र है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र की बात हो गई। अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है ये एक गोले का ही भाग है। तो उस गोले का ये केंद्र सी और गोलीय दर्पण का जो जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात जैसे ये गोलीय दर्पण है और ये गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है। तो ये केंद्र से जो ध्रुव इस दर्पण के परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है वो गोलीय दर्पण की ये वाली रेखा क्या कहलाएगी? गोलीय दर्पण की त्रिज्या कहलाएगी। तो ये हो गई सी से पी की बीच की दूरी क्या हो गई? त्रिज्या। तो सी पी चित्र में सीपी गोलीय दर्पण की क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ये हो गई इतनी परिभाषाएं। मतलब कि द्वारक क्या होता है? द्वारक वह होता है जिससे प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात दर्पण में जिस भाग से प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन किया जाता है या जिस भाग से प्रकाश परावर्तित होता है उस भाग को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब दर्पण के द्वारक का केंद्र, ये जो भाग है केंद्र, ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण के जो वो जिस खोखले गोले का भाग होता है या जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आई बात वक्रता त्रिज्या की। तो दर्पण के केंद्र से या दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है या जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात करते हैं गोली। तो दोस्तों अब बात करते हैं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष अर्थात वो अक्ष जो दर्पण की मेन अक्ष होती है, मेन एक्सिस होती है। तो ये इसकी बात करते हैं। तो दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली या दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाकर जाने वाली रेखा कौन सी होती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो दर्पण के वक्रता केंद्र दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाकर जाने वाली रेखा
मिलाकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दोस्तों जैसे ये सीपी वक्रता केंद्र था, सीपी वक्रता केंद्र था और सी वक्रता केंद्र और पी हमारा ध्रुव था, तो इस ध्रुव को मिलाकर जाने वाली ये जो रेखा जा रही है, ये कौन सी हमारी रेखा है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाकर जाने वाली रेखा कौन कहलाती? मुख्य अक्ष कहलाती। माना एक बिंदु ये है एन और इस बिंदु को मान लो ओ, तो जो एन ओ है ये हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो चित्र में एन ओ रेखा मुख्य अक्ष है। अब बात करते हैं दर्पण में मुख्य फोकस की। तो हम दो तरीके के दर्पण पढ़ रहे हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। दोनों दर्पण हमारे गोलीय दर्पण है, तो हमारे दो मुख्य फोकस होंगे, एक उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, एक अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो आइए हम पहले जानते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, दोस्तों ये हमने चित्र जो बना रखा है ये अवतल दर्पण का चित्र है, क्योंकि इसका जो परावर्तक तल है धंसा हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस तब हम देख सकते हैं जब इसके समांतर, इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण देखो, ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। ये मुख्य अक्ष के सारी प्रकाश किरणें क्या है? समांतर। ये हमारी मुख्य अक्ष है और ये एनओ के समांतर सारी किरणें जा रही हैं। अब ये दर्पण है तो ये इन किरणों को क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा। तो ये सारी किरणें परावर्तित हो रही हैं। दोस्तों परावर्तन के पश्चात ये बिंदु P पर, इस बिंदु पर आकर मिल रही, इसको डाल दिया हमने यह। तो दोस्तों ये है हमारी परावर्तन के पश्चात आने वाली किरणें और ये सब आकर किस बिंदु पर मिल रही है? बिंदु P F पर आपतित हो रही है, या बिंदु P F पर आपतित नहीं हो रही है, बिंदु F पर क्या हो रहा है? मिल रही है परावर्तन के पश्चात। तो इसको क्या कह देंगे? मुख्य फोकस। तो अवतल दर्पण में तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दोस्तों जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। चित्र में
यफ मुख्य फोकस है, यफ अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। दोस्तों ये हो गई अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की बात। अब हम दूसरे दर्पण अर्थात उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम चित्र बनाते हैं उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण ऐसा हुआ दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या उभरा हो। तो हमने बना दिया ये उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण और इसका परावर्तक तल क्या है, उभरा है। अब दोस्तों गोला है अर्थात ये, तो ये इस तरीके बना होगा तो इसका वक्रता केंद्र किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और ये हो गया इसकी वक्रता त्रिज्या, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया इसका ध्रुव और ये हो गया इसका द्वारक। अब दोस्तों इसके क्या, इसमें क्या होता है, तो ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। तो इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही जो प्रकाश किरणें वो परावर्तन के पश्चात दोस्तों जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, देखो परावर्तन के पश्चात लगभग ये परावर्तित तो इधर हो गए, लेकिन ये लगभग ये पीछे अगर इनको किया जाए तो ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो क्या होगा, यही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, लिख देते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आभास होती हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। चित्र में ये बिंदु यफ, ये वाला बिंदु यफ उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के, जो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें,
अब ये वास्तव में उधर नहीं मिल रही है, केवल उनको उधर क्या किया जा सकता है, आभास किया जा सकता है कि ये उधर जाके मिल रही होंगी। तो ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आभास होती हैं, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। लेकिन अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, इस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इसलिए इसको अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम मुख्य फोकस की बात हो गई, अब हम फोकस दूरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी या ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। यही परिभाषा इसमें भी होगी अवतल दर्पण में, और यही परिभाषा उत्तल दर्पण में भी होगी कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दोस्तों इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को बहुत सिंपल भाषा में समझना है, इतनी सिंपल भाषा में समझना है कि किसी भी टॉपिक को हम नोट बनाएं या उसको हम ऐसे पढ़ें वो टॉपिक बिल्कुल आराम से समझ में आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।